सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब बढ़िया से होंगे, अपने सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि हिंदी का 22 सेट जो है मैं आपको उसका ग्रामर का पोर्शन जो है उसको सॉल्व करके बताऊं। तो आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं हिंदी का 22 सेट और इसका ग्रामर पोर्शन हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ग्रामर जब हम सॉल्व करते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ एक आधा जो आंसर हमारा जो है उसमें डिफरेंस देखने को मिले। यानी कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये आंसर होना चाहिए और मैंने उसका ये समझ लो, मान लो आपको ए पार्ट लग रहा हो, मैंने बी बताया हो। तो मैं अब कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं हूँ। तो ये फाइनल अथॉरिटी जेके बोस के पास है। तो जो जेके बोस का आंसर होगा वही आंसर लास्ट में जो है माननीय होगा। तो इसलिए आप इतना ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं लिया करो। आपको जो आपने किया है आपको लग रहा है कि सही है, तो वो हमारा एक एनालाइज होता है कि इसका ये आंसर हो सकता है। तो ये पत्थर की लकीर नहीं है कि वही आंसर होगा। तो यहाँ पे एनालाइज में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, तो आप टेंशन ना लिया करें। तो आपको जैसा ही जो आपने किया है हो सकता है वही सही हो। तो हम सिर्फ इसका एनालाइज करते हैं और कहते हैं कि ये आंसर इसका हो सकता है, लेकिन वो पत्थर की लकीर नहीं है कि उसका आंसर यही होगा। क्योंकि ग्रामेटिकल में तो इसके बार इसके दो दो आंसर बन रहे होते हैं, तो उसमें बोर्ड देखता है कि इसको कौन सा आंसर इसका रखना है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और इसका अभी तीसरा सेट हमने एक्स और जेड पहले किया था, ये हमारा 22 सेट है। इसको हम जो है इसका एनालाइज करेंगे, इसको देखेंगे और इसका क्या आंसर हो सकता है मेरे हिसाब से हम वो देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो था इसका वो था कि हमें पदबंध छांटने हैं। तो अगर पदबंध की बात करें तो पहला जो था क पार्ट था, इसमें पूछा गया है कि चीन से आया हुआ मेरा मित्र, इसको अंडरलाइन किया हुआ है। हमें बताना है कि इसका कौन सा पदबंध है। तो चीन से आया हुआ मेरा मित्र श्रीनगर जा रहा था। तो यहाँ पर जो इसका पदबंध रहने वाला है वो संज्ञा पदबंध रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है नाम दिया गया है देश का, तो यानी कि संज्ञा। दूसरा आएगा जो दिन रात परिश्रम करते हैं वो ही जीवन में सफल रहते हैं। तो यहाँ पर दूसरे का जो रहने वाला था वो रहेगा सर्वनाम पदबंध, क्योंकि यहाँ पे जो लगाया गया है यानी कि ये पर्सन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है उन लोगों के लिए जिनका यहाँ पे नाम नहीं है। तो जो संज्ञा के स्थान पर जो चीज़ें लगती हैं उसको सर्वनाम कहा जाता है, तो ये सर्वनाम पदबंध होगा। ग पार्ट में देखेंगे शेर की तरह दहाड़ने वाला व्यक्ति, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो शेर की तरह दहाड़ता है। यानी कि यहाँ पर क्या इसकी विशेषता बताई जा रही है व्यक्ति की। तो यहाँ पर ये रहने वाला है हमारा विशेषण पदबंध। होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की अगर बात कर लें हम, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास जो है वो है वह हिचकियाँ ले लेकर रो रहा था। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वो एक कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है कार्य कि वो जो है हिचकियाँ ले लेके रो रहा है। यानी कि अगर यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध हमें दिखता तो हम उसको यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध नहीं है। तो वो रो रहा है तो मतलब कि वो एक काम कार्य हो रहा है उसके द्वारा, तो हम इसको क्रिया पदबंध मानकर चलेंगे। अगले प्रश्न में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें वाक्यों के पहचान करनी है कि ये किस तरीका के वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य हैं, साधारण वाक्य हैं या मिश्र वाक्य हैं। तो यहाँ पर हम पहला वाक्य जो हमारे सामने है वह है राम श्याम से मिलकर बहुत खुश हुआ। तो ये एक जो है साधारण वाक्य है। अगले प्रश्न में हमें पूछा गया है कि मनोज बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। तो यहाँ पर ये मुझे मिश्र वाक्य भी लग रहा है और संयुक्त भी लग रहा है, लेकिन मैंने इसको मिश्र वाक्य की कैटेगरी में रखा है क्योंकि यहाँ पर ये मिश्र मुझे ज़्यादा लग रहा था। तो हो सकता है आप लोगों को ये संयुक्त वाक्य लग रहा हो और आप लोगों ने संयुक्त लगाया हो, लेकिन मेरे हिसाब से इसको मिश्र वाक्य की तरफ ज़्यादा जो इसको वेटेज मिल रही है, तो ये एक मिश्र वाक्य बन सकता है। तो मैंने इसका आंसर जो रखा है वो है मिश्र वाक्य। अगले में अगर हम देखेंगे तो पूछा गया है सुनंदा बड़ी आलसी है और हर समय सोती रहती है। तो यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए और का इस्तेमाल किया गया है, तो ये जो है स्पष्ट रूप से संयुक्त वाक्य बन रहा है। अगले पार्ट में पूछा गया है जब सूरज अस्त हो जाएगा तो सर्वत्र अंधेरा छा जाएगा। जब सूर्य अस्त हो जाएगा सर्वत्र अंधेरा छा जाएगा, तो ये एक मिश्र वाक्य बनता दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से जो है वो मिश्र वाक्य होना चाहिए। आगे हमें समास की पहचान करनी है कि शरणागत में कौन सा समास है। तो शरणागत में जो है वह तत्पुरुष समास है। आगे है नीलकंठ में कौन सा समास है। तो नीलकंठ में जो है वो बहुव्रीहि समास आएगा।
नेक्स्ट में पूछा गया है कि समास का अर्थ क्या है। अब समास को अर्थ समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि समास क्या होता है। तो समास की अगर हम परिभाषा की बात करें तो उसमें कहा जाता है कि जिसमें दो शब्द या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर कोई एक शब्द बना दिया जाए तो उसे समास कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, नीलकंठ की एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये नीलकंठ जो हमें दिया गया है ये एक शब्द है, लेकिन यहाँ पर एक वाक्य पूरा बनाएं इसका तो बनता है नीला है कंठ जिसका। अब नीला है कंठ जिसका अगर देखेंगे हम, नीला है कंठ जिसका, तो ये कम से कम जो है 3 अक्षर हमारे बन रहे हैं, नीला है कंठ जिसका, लेकिन इन सबको मिलाकर एक बना दिया गया है। यानी कि समास जो है वो किसी एक बड़े का छोटा रूप है, तो हम इसको कह सकते हैं छोटा रूप। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट में पूछा गया हमें कि चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा में जो समास रहेगा वो हमारा रहेगा द्विगु समास। अगर अगले प्रश्न की बात करें हम, तो यहाँ पर हमें मुहावरा बताना है कि नीचे रिक्त जो स्थान दिया गया है इसमें कौन सा मुहावरा आएगा। तो पहले इस वाक्य को पढ़ लेते हैं। सफलता को प्राप्त करने के लिए डैश पड़ता है। तो क्या पड़ता है? घी के दिए जलाना पड़ता है। क्या सफलता प्राप्त करने के लिए घी के दिए जलाना पड़ते हैं, गंगा नहाना पड़ता है, हाथ मलना पड़ता है? नहीं, इन तीनों में से कोई नहीं होगा। तो इसमें से होगा दिन रात एक करना पड़ता है। तो सफलता को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, ये इसका सही मुहावरा रहेगा। संधि की बात कर लें, संधि विच्छेद हमें कोई 2 ही करने थे, लेकिन मैं यहाँ पे सब आपको करके बताऊंगा। तो सबसे पहले था इत्यादि। तो इत्यादि का रहेगा इति प्लस आदि, ये हमारा इसका संधि विच्छेद रहेगा। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट हमारे पास पवन। तो पवन की अगर बात कर लें तो पवन का जो संधि विच्छेद रहेगा वो रहेगा पो यमा अन, यानी कि पवन। पवन का हमारे पास रहेगा पो यमा अन। इसी तरह से दिग्गज, जो दिग्गज है इसका जो संधि विच्छेद रहेगा वो रहेगा दिक प्लस गज। क्योंकि अगर हम देखें ये जो दी के साथ में क है, ये क और ये एक ग मिलकर जो है ये बनता है हमारा आधा ग। तो ये हमारा क्या बनेगा? आधा ग और साथ में इसके ग बनेगा। इस तरीके से बन जाता है ये, इन दो को मिला के ये कुछ इस तरीके से बनता है। तो इसलिए ये हमारा बनेगा दिग्गज का संधि विच्छेद बनेगा दिक प्लस गज। यहाँ पे हमें बताना है वाक्य में आई हुई क्रिया का नाम बताएं। तो पहला था यहाँ पर कि मीरा सितार बजा रही है। तो मीरा सितार बजा रही है, ये सक्रामक क्रिया होगी। कोमल का शब्द विलोम है, तो कोमल है तो कोमल का कठोर होगा। अगले की बात करें हम, लड़ाका में कौन सा शब्द प्रत्यय है। अब लड़ाका बनेगा लड़ा प्लस का, यानी कि इसका प्रत्यय होता है आखिरी। तो आखिरी का जो एक मीनिंगफुल वर्ड है इसका वो का है, तो इसका का रहेगा। अगले प्रश्न में हमें अलंकार छांटना है। तो अलंकार जो है वो छांटेंगे हम, सिंधु सा विस्तृत उत्साह। अब इसमें जो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 2 में से कोई एक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अनुप्रास और उपमा दोनों का ही यहाँ पे हमें स की वृत्ति भी दिखाई दे रही है और उपमा भी दिखाई दे रहा है। तो इन 2 में से कोई एक आ सकता है। तो मैं यहाँ पर उपमा की ओर जा रहा हूँ और मेरे ख्याल में यहाँ पे अनुप्रास भी यहाँ पर आ सकता है। इसके लिए मैं पूरा श्योर नहीं आपको कह सकता। आए महंत बसंत, तो इसमें कौन सा अलंकार रहेगा? तो अगर इसकी बात करें हम तो ये एक रूपक अलंकार है। यहाँ पे रूप की बात हो रही है, यहाँ पर तुलना हो रही है, तो एक रूपक अलंकार है। छंद की बात करें यहाँ पर तो ये छंद जो है कवित दिख रहा है, छंद हो सकता है। अगर ये आपको नहीं आता था, जब आपको इसमें डाउट था, तो आप अथवा वाला ये वाला कर सकते थे। इसका जो था वो इसका चौपाई रहने वाला था, ये 100% श्योर था कि ये एक चौपाई है। तो इस तरीके से आपका ये पेपर था। बाकी इसके जो अगले पार्ट यहाँ से खंड ग इसका स्टार्ट है, वो मैंने ऑलरेडी ही एक्स वाई सेट में आपको एक स्पेशल सेट बनाया था, जिसमें एक्स और वाई और जेड करके बनाई थी वीडियो। उसमें ये सारा का सारा एक्सप्लेन किया गया है, जो बाकी का पोर्शन रहता। तो आप वो वाली वीडियो आके देख लें, तो आपका जितना भी पेपर है वो सारा सॉल्व हो जाएगा। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।